हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने अपना प्रमेय देखा था। पाइथागोरस का प्रमेय, ये सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया भूमिति का, और प्रमेय वगैरह देखी थी। तो उससे रिलेटेड मैंने आपको बोला था कि अभी जो हम लोग प्रमेय पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड बहुत सारे सम्स है, बहुत सारे प्रश्न है जो हम लोग अपने एक्सरसाइज में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 1 आपको दिया हुआ है वो पाइथागोरस त्रिक के बारे में दिया हुआ है। पाइथागोरस त्रिक को पहचानिए, और पाइथागोरस त्रिक को पहचानने का जो फंडा है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि कैसे करना है। सब 3 अगर आपके पास प्राकृत संख्या है तो जो सबसे बड़ी संख्या उसका वर्ग आप करोगे, अगर वो वर्ग का जो आंसर है वो दोनों के बराबर आ रहा है, बाकी की जो दोनों बची हुई संख्या उसका वर्ग करके जोड़ दोगे, अगर तीनों बराबर एक दूसरे के आ रहे हैं तो पाइथागोरस त्रिक है, और नहीं तो फिर नहीं है। ठीक है, तो यही इधर करना है। अभी क्वेश्चन नंबर 1 में अगर आप टेक्स्ट बुक खोल के देखोगे बहुत सारे, आई थिंक 6 के 7 एग्जाम्पल्स है, बट मैंने सिर्फ 2 लिए क्योंकि एक मैंने लिया है जो पाइथागोरस त्रिक है और दूसरा लिया है वो पाइथागोरस त्रिक नहीं है। ऐसे ही सेम बाकी सब क्वेश्चंस करना है, तो मैं आपको करके दिखाती हूँ ये कैसे करना है। इसी से रिलेटेड बाकी के तो वो आप खुद से कर सकते हो, और अगर फिर भी आपको कुछ डाउट रहेगा आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। तो अभी यहाँ पे क्या है, हमको 3 संख्याएं दी हुई है, 3, 5 और 4। तो सबसे पहले आप जो पहली संख्या है 3 का आप क्या करोगे, वर्ग लोगे। ठीक है, तो क्या लिखोगे, 3 का वर्ग क्या होता है 9। फिर आप 5 का वर्ग लोगे, वो क्या होता है 25, और 4 का वर्ग क्या होता है 16। अब मैंने क्या बोला, जो सबसे बड़ी संख्या है, कौन सा सबसे बड़ी संख्या है 5 का वर्ग। ये 25 है ना, ये अगर आप बाकी के दोनों संख्याओं को जोड़ रहे हो वर्गों को, 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 3 का वर्ग 9 हो गया, और 4 हमको जो तीसरी संख्या दी हुई है, 4 का वर्ग कितना हो गया अपने पास 16। ठीक है, तो 9 और 16 आप जोड़ोगे कितना हुआ 25। तो दोनों बराबर आ रहा है। देखो 3 संख्याओं में जो सबसे बड़ी संख्या है 5 का वर्ग जो है वो बराबर आ रहा है बाकी दोनों संख्या के वर्ग के योगफल के, अर्थात ये जो तो तीनों भी संख्या हैं वो पाइथागोरस त्रिक है। तो आप लिखोगे कैसा कि सबसे बड़ी संख्या का वर्ग यह बाकी दोनों संख्याओं के वर्गों के योगफल के बराबर है। ठीक है, तो अगर वो बराबर है तो इसका मतलब आप क्या लिख सकते हो, तो इसीलिए संख्या जो आपकी है 3, 5 तथा 4 यह पाइथागोरस की त्रिक है। यह पाइथागोरस के त्रिक है। क्योंकि इसमें मैंने अभी ये आपने क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे लिखा है, देखो कारण सहित लिखिए, तो आपको कारण लिखना पड़ेगा कि क्यों आपका त्रिक है और क्यों नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला उदाहरण। दूसरा उदाहरण हमने यहाँ पे लिखा था, वो दूसरा जो क्वेश्चन जो उदाहरण था वो था 4, 9 और 12। इसको भी सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 4 का वर्ग करेंगे, 4 का वर्ग कितना होता है 16, फिर 9 का वर्ग करेंगे वो कितना होता है 81, 12 का वर्ग कितना होता है 144। ठीक है, फिर क्या करोगे नेक्स्ट में, आप सबसे बड़ी संख्या इसमें से कौन सी है 12, 12 का वर्ग कितना है 144, वो लिख लिया आपने, और बाकी दोनों वर्ग करोगे, 4 का वर्ग और 9 का वर्ग, 4 का वर्ग 16, 9 का वर्ग 81, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 6 और 1 7, 8 और 1 9, क्या हुआ 97। तो ये 97 और ये 144 दोनों एक दूसरे के बराबर है क्या, नहीं। तो आप क्या लिखोगे अगले स्टेप में कि 12 का वर्ग ये बराबर नहीं है 4 का वर्ग प्लस 9 के वर्ग के। अब बराबर नहीं है तो फिर आप यहाँ पे रीजन क्या लिखोगे, सेम यही रीजन आपको यहाँ लिखना है। बस क्या लिखना है, सबसे बड़ी संख्या का वर्ग या बाकी दोनों संख्याओं के वर्गों के योगफल के बराबर नहीं है। यहाँ पे आपको क्या लिखना है, नहीं है दूसरे वाले सम के लिए, और फिर लास्ट में ये वाला स्टेटमेंट इधर लिखने के बाद लास्ट में आप आंसर लिखोगे। इसीलिए 4, 9, 12 यह पाइथागोरस का त्रिक है, पाइथागोरस का त्रिक है, का त्रिक नहीं है।
ठीक है, ऐसे करना है आपको। तो ये आपका जो है एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए आएगा, सिर्फ आपको ये लिखना है, फिर यहाँ पे रीजन लिखना है और आंसर लिखना है। ओके, क्लियर है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अच्छे देखो, इसमें आपको बाकी की जो सम्स है वो सॉल्व करो, कोई डाउट रहेगा तो कमेंट बॉक्स में पूछो, मैं क्लियर कर दूंगी। अगला क्वेश्चन हमको दिया है, बोला है कि एक त्रिभुज है MNP, उसमें कोड MNP 90 है, 90 है। इन्होंने बोला है रेख NQ जो है वो लंब है MP पे, और फिर उसके बाद आपको सारे के सारे मान दिए हुए हैं। MQ का मान इन्होंने 9 दिया है, QP का बोल रहे हैं 4 है, और बोल रहे हैं NQ ज्ञात करो। तो अब मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाती हूँ और मैं बताती हूँ आपको ज्यामितीय माध्य के बारे में। हम लोगों ने ज्यामितीय माध्य का प्रमेय सॉल्व किया, उसमें क्या था कि अगर कोई त्रिभुज है और त्रिभुज में अगर एक कोई कोण है जिसका मान 90 अंश है, तो और कोई रेखा है जो लंब है उसके कर्ण पे, तो वहां पे आप ज्यामितीय माध्य का प्रमेय लगा सकते हो। और यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो ज्यामितीय माध्य की प्रमेय क्या होती है, जो रेखा लंब है इसका मतलब NQ, ये लंब किस पे, MP पे, इसका वर्ग लेना है और बाकी के दोनों का गुणनफल लेना है। तो और सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी, आंसर लिखना है। तो मैं स्टार्ट कर देती हूँ। सबसे पहले हमको जो दिया है वो लिखना पड़ेगा। क्या है, त्रिभुज है हमारे पास MNP में, त्रिभुज MNP में जो मेरा एंगल है मेरा जो कोण है MNP वो कितना है, 90 अंश। अगर आप देखोगे तो रेख जो है NQ ये लंब है रेख MP पर, रेख NQ MP पर लंब है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, तो ज्यामितीय माध्य लगाकर प्रमेय अनुसार कर सकते हो। तो लिखोगे ज्यामितीय माध्य के प्रमेय से क्या होगा, लंब का वर्ग, इसका मतलब NQ का वर्ग बराबर बाकी दोनों भुजाओं का क्या होता है, गुणनफल होता है। बाकी दोनों भुजाएं कौन सी है, NQ। पहले आप क्या लिखोगे, NQ का वर्ग, NQ लंब है किस पे, MP पर, तो MQ गुणे QP लिखा। ठीक है, NQ का जो वैल्यू है वो कुछ भी नहीं है, आपको पता नहीं है तो वैसे का वैसे करो। MQ का मान 9 है और NQ का मान कितना है, 4, गुणा करते तो कितना होता है, NQ बराबर 36। अब हो गया क्या, नहीं, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमको NQ पूछा गया है, हमको NQ का वर्ग नहीं पूछा है, और यहाँ पे तो वर्ग है। तो आप क्या करोगे, वर्गमूल लोगे। जब अगर आपको कभी भी वर्ग को हटाना है, वर्गमूल लो। तो क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे NQ बराबर 6, और 36 का वर्ग क्या होता है, 6, वर्गमूल क्या होता है 6, यहाँ पे लिखोगे वर्गमूल लेने पर। ठीक है, तो आपका फाइनल आंसर आ गया, इसीलिए NQ बराबर 6 हो गया। ठीक है, तो ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, कोई डाउट रहेगा कमेंट सेक्शन में पूछो। तो हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। उसमें हमको बोला गया है कि QPR जो है उसमें QPR का मान 90 है, मतलब ये वाला कोण हमारा 90 है। उसके बाद बोला है कि जो PM है वो रेख QR पे लंब है। QMR अभी लंब है, इसका मतलब क्या, मतलब देखो कोई भी चीज अगर कोई एक रेखा किसी रेखा पे लंब है, मतलब उसको एकदम बीच में से काट रही है, और अगर बीच में से काट रही है मतलब ये दोनों एकदम बराबर हो गए। तो हम लोग उसको बोलते हैं एक रेखी, मतलब अगर आपका QMR है तो आपका QM जो है वो MR के बराबर होगा। इसका मतलब QMR क्या है, एक रेखी। अभी आगे देखो, आगे इन्होंने क्या बोला है, तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है QMR एक रेखी है, PM का मान 10 है, QM का 8 है, और हमको QR पूरा QR का मान ज्ञात करना है। कैसे करोगे आप, सबसे पहले आप क्या लिखोगे, फिर से यहाँ पे आपको अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको ज्यामितीय माध्य दिख रहा होगा। ठीक है, लंब है रेखा QR पे, तो आप ज्यामितीय माध्य का यूज करके MR फिर से ज्ञात कर सकते हो। तो लिखोगे कि आप सबसे पहले लिखोगे कि त्रिभुज QPR में कोण QPR बराबर कितना, 90। फिर आगे PM जो है वो लंब है QR पे, और ये लंब है इसीलिए QMR आपका क्या है, एक रेखी है। ठीक है, अभी अगला क्या आप लिख सकते हो, आप लिख सकते हो जो मेरा रेख है PM, ये लंब है कर्ण है ना QR, पीछे भी आप लिख सकते हो, पिछले वाले समय भी आप रेख कर्ण ऐसा लिख सकते हो। और ये मुझे दिया हुआ है, दत्त मतलब मुझे दिया हुआ है। तो अगर मेरे पास ये चीज है तो मैं क्या यूज कर सकती हूँ, तो ज्यामितीय माध्य के प्रमेय से मैं क्या लिख सकती हूँ, लंब का वर्ग मतलब PM का वर्ग बराबर बाकी दोनों भुजाओं का गुणनफल QM गुणे MR। ठीक है, PM कितना है 10, तो 10 का वर्ग बराबर QM कितना है 8, MR कितना है नहीं बताया, MR कितना है। फिर आगे क्या करोगे, आगे आप लिखोगे 10 का वर्ग कितना हुआ 100, 8 वैसे का वैसे MR। फिर क्या लिखोगे MR बराबर 100
ये 8 डिवाइड में आ गया नीचे, मतलब भाग में आ गया, इसको काटो अब आप। एम आर बराबर मतलब भाग दो, बचा 2 और फिर से बचा 0.5। ठीक है, करो आप, करके देखो, मैं आपको दिखाती हूँ। देखो बचा कितना, 4 पॉइंट लिया, 0 हुआ, 5 40 कितना हुआ 12.5। तो अब आपका एम आर का मान कितना आया 12.5। अब आपका एम आर आ गया 12.5, बट आपको एम आर नहीं, आपको क्यू आर पता करना है। तो आप क्या करोगे अगले स्टेप में, आप लिखोगे क्यू आर बराबर क्यू एम प्लस एम आर। सो क्यू आर बराबर, क्यू एम का मान कितना है 8, एम आर आपको पता है ना 12.5 है। सो क्यू आर बराबर 12.5 और 8 को प्लस करोगे तो कितना होगा 20.5। ये आपको प्लस करने आता है क्या, मतलब पॉइंट वाला तो आता ही होगा, बहुत इजी। इसका मैं आपको एक इजी वे भी बताती हूँ। देखो पैसे और रुपए आपको पता है, पैसे और रुपए, तो दशमलव मतलब जो पॉइंट के बाद का जो भी नंबर है उसको आप पैसे मतलब मानो, और दशमलव के पहले वाले जितने भी होते हैं उनको रुपए मानो। आप कभी भी क्या करते हो, सेकंड को मतलब आप इकाई को एक या यूनिट को एक करने के बाद ही चीजों को जोड़ते हो। तो यहाँ पे ये 8 रुपए है और ये 12 रुपए है, तो हम लोग इसको साथ में जोड़ेंगे। और पैसे, यहाँ पर पैसे तो है नहीं, अगर देखा जाए तो ये ऐसा है कुछ, ठीक है, इसके पास पैसे है ही नहीं, तो ये रुपए एक साथ जोड़ो और पैसे वैसे के वैसे आ गए। इस तरह से इजी तरीका है इसको जोड़ने का। तो क्यू आर का मान कितना आ गया आपका 20.5। तो यहाँ तक कोई डाउट मुझे लगता नहीं होगा। आप नॉर्मली आपको, लेकिन पहले वाला जो वीडियो है ना, इसके पहले हम लोगों ने एक वीडियो डाला है जिसमें प्रमेय बताए हुए, तो वो अगर आपने देखा है आपको ये क्लियर जाएगा आराम से। ठीक है, तो हम ना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अपना कौन सा है, ये 4 है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमको क्या बोला है कि त्रिभुज PSR आपको बना के दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में, सब कुछ जानकारी मतलब जरूरी जो भी चीज है, मान वगैरह सब दिया हुआ है। आपको आरपी का मान ज्ञात करना है। ठीक है, इसका मान आपको ज्ञात करना है, आरपी का मान। तो आप कैसे करोगे, अभी यहाँ पे देखोगे आपको पी का वैल्यू 30 दिया है, एस आपका जो मतलब 30 है, ये 90 है, तो ये मुझे पता नहीं है। अब अगर कोई भी त्रिभुज है, तो आप अगर देखोगे तो किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों के मापों का योगफल होता कितना है 180 अंश। ठीक है, तो ये बात आपको पता है, एक कितना है 90, दूसरा कितना है 30, दोनों को जोड़ो कितना होता है 110। टोटल कोणों का माप कितना होता है 180। अभी 180 में से 110 घटा रहे हो तो आपको बच कितना रहा है 60, मतलब इस कोण का माप कितना होगा, ये वाला आपका होगा 60। तो अब आप पहले तो जो चीजें दी हुई है वो लिखो। क्या लिखोगे, त्रिभुज PSR में कोण PSR बराबर 90, कोण SPR बराबर 30, तो आपका जो कोण SRP है वो 60 ही होगा। ये तो आपको दिया हुआ है, लेकिन ये शेष कोण है, और शेष मतलब बचा हुआ कोण, शेष कोण का माप 60 ही होगा। तो अब इसका मतलब क्या, जो आपका त्रिभुज PSR है, आपका त्रिभुज PSR ये है 30 60 90 वाला त्रिभुज हो गया। ठीक है, तो आप इसमें 30 60 90 की प्रमेय लगा सकते हो। हम लोगों ने क्या पढ़ा था 30 60 90 के प्रमेय की, 30 अंश की सम्मुख भुजा कर्ण की आधी होती है। ये रहा 30 अंश के सामने कौन सी भुजा है SR, तो यहाँ पे लिखोगे, इसीलिए 30 60 90 के प्रमेयानुसार 30 60 90 के प्रमेयानुसार 30 अंश के सम्मुख भुजा कर्ण की आधी, मतलब 30 का मान 30 जो है उसके सामने वाली भुजा कौन सी, ये वाली SR मेरी कर्ण की आधी है। कर्ण क्या है PR, कर्ण 90 अंश के कोण, 90 अंश वाला जो कोण है उसको उसके सामने वाली भुजा को हम लोग कर्ण बोलते हैं। तो ये इसके सामने कौन है PR। यहाँ पे क्या लिखोगे 30 अंश की सम्मुख भुजा। ठीक है, SR बराबर 1/2। अच्छा, SR का मान आपको कितना दिया हुआ है 6 दिया हुआ है, PR आपको नहीं पता, तो PR आपका हो जाएगा, मल्टीप्लाई करो 6 दूनी 12। ठीक है, सेंटीमीटर मीटर वगैरह कुछ दिया नहीं है, PR का मान बराबर 12 हो गया। अभी नेक्स्ट आपको किसका मान निकालना है, PR हो गया, वही RP आपको दिया है ना क्वेश्चन में। ठीक है, मैं यहाँ पे RP लिखती हूँ क्योंकि आपको RP पूछा है, इधर आप देखोगे तो आपको RP बोला है हर जगह। PR लिखो RP लिखो, बात एक ही है,
क्योंकि पूछा आरपी इसलिए मैं आरपी लिख रही हूँ। अगला आपको पीएस पता करना है। पीएस देखोगे अगर आप, पीएस ये 60 अंश के सामने वाली भुजा है। तो 60 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण में 3/2 होती है। 60 अंश के सामने कौन है? पीएस। तो अब क्या लिख सकते हो? पीएस बराबर कर्ण में 3/2 गुणे कर्ण आपका क्या है? पीआर। यहाँ पे क्या लिखोगे? 60 अंश की सम्मुख भुजा। ठीक है, फिर आगे नेक्स्ट पीएस वैसे का वैसे आपका करने में 3/2 गुणे पीआर का वैल्यू आपको ऑलरेडी कितना दिया, यहाँ पे निकला है ना आपका पीआर का मान कितना है? 12। काट दो इसको, 6। तो पीएस का मान बराबर करने में 3। तो दोनों आपके आंसर जो है वो मिल गए। आप लिख सकते हो लास्ट में आंसर पर करके। पहला आपको आंसर आरपी मिला कितना? 12। दूसरा आपको आंसर पीएस मिला कितना? 6 करने में 3। समझ में आया ना कैसे किया हम लोग? त्रिभुज पीएस जो भी आपको जानकारियां दी हुई है आकृति में, उसका उपयोग करके हम लोग ने सम को सॉल्व किया है। ठीक है, पीएसआर आपको पता है, त्रिभुज पी का मान 30 है, एस का 90 है, आर का 60 ही होने वाला है शेष कोण। उसके बाद 30 60 90 वाला त्रिभुज हो गया। 30 60 90 की प्रमेय लगाई और आराम से सॉल्व कर दिया, तो समझा होगा आपको। ठीक है, तो अब ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमको कुछ चीजें दी हुई है, पूरा कृति के स्वरूप में दिया है क्वेश्चन। आपको सिर्फ खाली जहां जहां जगह खाली दी हुई है वहां भरना है सही चीजें। तो अभी यहाँ पे क्या बोला है? ए बी बराबर बी सी। अब दो भुजा ए बी बराबर बी सी है और आपको दिख रहा है ए सी कर्ण है। तो भुजा ए बी बराबर बी सी कब हो गया? अभी देखो, अगर समझो ये कोण और ये कोण एक दूसरे के बराबर है, तो हमको पता है कोणों की सम्मुख भुजा बराबर होती है। तो ये समान कोण की सम्मुख भुजा बराबर होती है। ठीक है, और अगर ये भुजा दोनों बराबर है मतलब जरूर ये कोण भी बराबर है, और कोण बराबर है मतलब ये जरूर 45 अंश होगा। तो ये 45 है 45, ये 90 ऐसा होगा। तो कोण बीएसी बराबर कितना है अपने पास? 45 अंश। दूसरी बात क्या बोली? ए बी बराबर बीसी कुछ तो भी और फिर एसी। अब देखो ए बी बराबर बीसी और 45 45 90 पर मैं क्या बोलता है कि मेरी दोनों जो भुजाएं हैं वो कर्ण की क्या होती है? 1/2। तो इधर आएगा 1/√2। उसके बाद क्या आएगा यहाँ पे? 1/2 फिर से। अब क्या होगा? इसको आपको सॉल्व करना है। आप कैसे सॉल्व करोगे? इधर क्या है? 1/2 गुणे करनी में 8। ठीक है, तो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे? 1/2 गुणे करनी में 8। फिर आगे क्या करोगे आप? इसको सॉल्व कर सकते हो कैसे? 1/2 गुणे 4 करनी में 2। तो ये फिर क्या होगा? 1/2 गुणे ये 2 बाहर गया, 2 करनी में 2 आया। ठीक है, और फिर ये करनी में 2 कैंसिल। आपका आंसर क्या आएगा? 2। इधर आपको 1/2 ही लिखना है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आएगा? 2। फाइनल आंसर क्या है? 2। कैसे आया? समझ में आया ना? इस तरह से हम लोगों ने सॉल्व किया है। करनी में 4 8 को हम लोगों ने 4 करनी में 2 लिखा, बाहर लेके गए 2 करनी में 2 कैंसिल, बचा के अपने पास 2 लास्ट में आंसर। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। यहाँ पर आपको बोला गया है कि किसी वर्ग, कोई तो वर्ग की बात की गई है, किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। वर्ग आपको पता है क्या? 4 भुजाएं होती हैं, उसको वर्ग बोलते हैं। उसके बाद वर्ग में सभी कोणों के जो माप होते हैं वो 90 अंश के होते हैं, आपको पता होना चाहिए। सभी कोण 90 अंश के होते हैं और सभी भुजाएं, जितनी भी भुजाएं वर्ग की होती है वो एक दूसरे के समान होती है। मतलब अगर इसका मान 5 सेंटीमीटर है तो बाकी सभी 5 होंगे। तो बोल रहे हैं कि वर्ग के विकर्ण की लंबाई मतलब इसका BD का जो मान है वो कितना है? 10 सेंटीमीटर है। तो उसके भुजा, बाकी सब भुजा की लंबाई ज्ञात करो। तो सबसे पहले बहुत ईजी है इसका सोल्यूशन। आप कैसे कर सकते हो? देखो, ये त्रिभुज है। अगर आप त्रिभुज की बात करो, त्रिभुज ABD की, इसमें अगर आपके पास इन दोनों भुजाओं का मान होगा, समझो आप, तो अब इसमें पहली बात तो 90 अंश का त्रिभुज है, पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हो। पाइथागोरस प्रमेय लगा के अगर आपने एक भी भुजा का मान ज्ञात कर लिया तो एक भुजा से सारी भुजा का मान निकला है, क्योंकि सभी भुजा एक दूसरे के बराबर है। और दूसरा आपको बोला है परिमिति। परिमिति मतलब क्या? जितनी भी भुजाएं हैं सबको आप ऐड कर दो, या तो 4 से गुणा कर दो। कितनी भुजा है? 4 से जितना जो भी भुजा का मान रहेगा उसको गुणा करोगे तो परिमिति निकलेगा। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम लोग भुजा निकालने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले हमको लिखना पड़ेगा कि माना चतुर्भुज ABCD यह क्या है? एक वर्ग है। सबसे पहले ये लिखो। अभी एक वर्ग है, ठीक है, जिसमें से आपका कोण DAB मतलब सभी 90 होते हैं एक्चुअली इसमें, तो ये लिखने का जरूरत नहीं है।
आप ये लिखो कि माना, अब भुजाएं तो सब बराबर है, अगर वर्ग है इसका मतलब क्या होगा कि आपका ए बी जो है वो बराबर होगा बी सी के, ये बराबर होगा डी सी के, ये बराबर होगा ए बी के। अगला अगला आप क्या लिखोगे कि आप लोग, आपने समझो मान लिया, मैंने माना कि ए बी जो है वो बराबर कितना है एक्स, एक्स मैंने मान लिया इसको एक्स सेंटीमीटर, क्योंकि वहां पे सेंटीमीटर दिया है ऊपर, तो भुजा सेंटीमीटर होगी। अगर ये एक सेंटीमीटर है तो ये भी एक्स होगा, ये भी एक्स होगा, सभी एक्स होगा। तो ये सभी भी क्या, ये स्टेप एक्चुअली आप नीचे लिखो, यहाँ पे ऐसे लिखो, अगर ये एक्स है तो ए बी, बी सी, डी सी, ए डी सब होगा, क्या होगा, सबके सब एक सेंटीमीटर होंगे। अब आप नेक्स्ट क्या काम करो, आप त्रिभुज में आ जाओ, तो आप त्रिभुज ए बी डी में आ जाओ। त्रिभुज ए बी डी में जब आप आओगे तो आपको क्या पता है यहाँ पे कि आपका जो कोड है डी ए बी या बी ए डी, आप जो लिखना है वो 90 अंश है। क्यों? क्योंकि ये एक वर्ग का कोण है, वर्ग का कोण है तो 90 अंश ही होगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप क्या लगा सकते हो, पाइथागोरस, आराम से कोई भी त्रिभुज में अगर एक भी कोण का मान 90 अंश दिया है तो आप वहां पर पाइथागोरस थ्योरम जो है वो लगा सकते हो, पाइथागोरस प्रमेय। तो यहाँ लिखोगे पाइथागोरस के प्रमेय से क्या होगा, पाइथागोरस के प्रमेय से क्या होगा, कर्ण का वर्ग। अब इसका कर्ण क्या है, 90 अंश के सामने की भुजा क्या है, बी डी, तो बी डी का वर्ग बराबर पहली भुजा का वर्ग मतलब ए डी का वर्ग प्लस दूसरी भुजा का वर्ग मतलब ए बी का वर्ग। तो बी डी का मान आपके पास कितना है 10, 10 का वर्ग बराबर ए डी का मान आपको नहीं पता, ए बी का मान आपको नहीं पता। अच्छा, आपको पता है ये दोनों एक्स होंगे ना, आपने माना है, तो एक्स का वर्ग है प्लस एक्स का वर्ग, ये कितना हुआ 10, 10 में 100, एक्स और एक्स कितना हुआ 2x का वर्ग। आगे आपको क्या मिला, 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 100 बराबर 100। सो x बराबर 100/2, काटो इसको, 50 हो गया। अब मुझे क्या चाहिए, भुजा चाहिए। भुजा मैंने क्या मानी है x, यहाँ पर क्या आ रहा है x का वर्ग, तो मैंने क्या बताया पिछली वीडियो में, अगर आपको वर्ग हटाना है आप क्या लोगे, वर्गमूल। तो आप क्या लिखोगे, x बराबर 50 का वर्गमूल आप ऐसे ले सकते हो, 25 गुणे 2। इधर क्या लिखोगे, वर्गमूल लेने पर, ठीक है, वर्गमूल लेने पर। तो ये कितना हो गया, x बराबर 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5 करने में 2 सेंटीमीटर। x का मान आ गया आपको, x आपने किसको माना था, चारों भुजाओं को। तो इसका मतलब आप क्या बोलोगे कि ए बी बराबर बी सी बराबर डी सी बराबर ए डी, आपका कितना आ गया, 5 करने में 2 सेम ही आ गया। दूसरी बात, ये पहला आपको आंसर मिला है। दूसरा आपको आंसर निकाला है परिमिति। परिमिति के लिए मैंने आपको क्या बताया, परिमिति क्या होती है, जितनी भी भुजाएं दी हुई है सबका योगफल। तो क्या लिखोगे, वर्ग की परिमिति बराबर 4 गुणे भुजा। तो 4 गुणे भुजा क्या है, 5 करने में 5 करने में 2, 4 पंचे 20 करने में 2 सेम है। तो आपको वो परिमिति भी आ गई। तो लास्ट में आंसर आप लिख सकते हो। पहला आंसर क्या लिखोगे, वर्ग की भुजा, पहला आंसर। दूसरा वर्ग की परिमिति, वर्ग की परिमिति। तो भुजा बराबर क्या, 5 करने में 2 सेम ही आया भुजा, और परिमिति कितनी आई, 20 करने में 2 सेमी। ठीक है, समझ में आया आप लोगों ने कैसे किया। तो हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्या बोला है, एक आकृति दी हुई है, कोण डी, त्रिभुज दिया है डी ई एफ, जहां पे आपको कोण डी एफ ई का मान 90 अंश दिया हुआ है। ठीक है, जी डी बराबर 12 बोला है, जी डी 8 दिया है, जी एफ 12 दिया है, आपको ये तीनों का मान पूछा है। तो आप ईजी आपको पहले पूछा है कि आप ईजी बताओ क्या होगा। तो ईजी आपको साफ साफ यहाँ पे दिख रहा होगा, ज्यामितीय माध्य। ज्यामितीय माध्य का यूज करके आप ईजी पता कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखोगे, त्रिभुज डीईएफ में आपको कोण लिखना पड़ेगा कि कोण DFE बराबर 90, ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, दिया है। इसके बाद आप लिख सकते हो कि जो मेरी FG है, मेरी जो रेख है, जिसका नाम चाहे आप FG बोलो या GF बोलो, FG भी लंब है मेरी किस पे, कर्ण पे। कर्ण का नाम क्या है, AD, ये भी आपको दत्त में दिया हुआ है। तो अब क्या कर सकते हो, ज्यामितीय माध्य।
तो क्या लिखोगे, ज्यामितीय माध्य के प्रमेय से क्या होगा, ज्यामितीय माध्य के प्रमेय से क्या होगा, ईजी भुजा का वर्ग मतलब एफ, ये जो रेखाखंड लंब है उसका वर्ग मतलब एफ जी का वर्ग बराबर ई जी गुणे जी डी। ठीक है, तो एफ जी आपका कितना दो है 12, तो 12 का वर्ग बराबर ई जी आपको पता करना है गुणे जी डी 8। ये अगर आप करोगे तो 12 का वर्ग कितना होता है 144 और ई जी वैसे का वैसा गुणे 8। ई जी बराबर 144, ये 8 इधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, कैंसिल करोगे तो क्या होगा, भाग करके देखो, 8 माइनस हुआ तो कितना होता है 6, 4, 18। तो एजी का मान आपका कितना आ गया 18। सेंटीमीटर वगैरह नहीं दिया है, नहीं लिखना। ईजी का मान 18 मिल गया। अगला क्या बोला इन्होंने, एफ डी। एफ डी, अब ये छोटे से, अभी देखो आगे कैसे करोगे। आप त्रिभुज में जाओगे, कौन से त्रिभुज में, त्रिभुज एफ जी डी में जाओगे आप। उधर आप जाके देखोगे कि कोण जो आपका एफ जी डी है वो 90 अंश है। अगर ये 90 अंश है तो आप यहाँ पे बताओगे पाइथागोरस का बात, पाइथागोरस लगा सकते हो ना आप। तो पाइथागोरस के प्रमेय से क्या होगा आपका, पाइथागोरस के प्रमेय से क्या होगा, ये आपका 90 अंश ही रहा तो कर्ण आपका क्या होगा एफ डी। तो एफ डी का वर्ग बराबर पहली भुजा का वर्ग प्लस दूसरी भुजा क्या है एफ जी का वर्ग। ठीक है, एफ डी का वैल्यू, एफ डी का मान आपको नहीं पता है ना, एफ डी ही तो आपको निकालना है। तो एफ डी वैसे का वैसा, जी डी आपको पता है कितना है 8 का वर्ग और एफ जी आपको पता है कितना है 12 का वर्ग। ठीक है, सो एफ डी बराबर, एफ डी का वर्ग बराबर 8 का वर्ग 64, 12 का वर्ग 144। इसको जोड़ेंगे तो कितना होता है 4 और 4 8, 6 और 4 10, 0 कैरी 1, 208। 208 आपका निकला है 208। एफ डी का वर्ग बराबर 208, लेकिन आपको इसका वर्गमूल लेना पड़ा है क्योंकि आपको एफ डी पता करना है। तो इसका वर्गमूल होता है 16 गुणे 13। ठीक है, कुछ चीजें हैं आप चाहिए तो गुणा करके देख लो। ठीक है, तो ये हो गया 16 गुणे 13। अभी 16 आप बाहर निकाल सकते हो, कैसे बाहर निकालोगे 4 गुणे 13, 16 का वर्गमूल होता है ना 4, इसलिए। ठीक है, तो इधर लिखोगे आप वर्गमूल लेने पर। आगे एक और मान निकल गया आपका एफ डी। अब आगे क्या करना है अगला, ई एफ। ई एफ, तो यहाँ पे आपको ई जी कितना मिल गया देखो 18, एफ डी आपको कितना मिल गया 4 करने में 13। अब यहाँ पे फिर से आप पाइथागोरस लगा सकते हो, कैसे देखो। अब आप जाओगे त्रिभुज ई एफ जी में, ई एफ जी में जब आप जाओगे तो आपको मिलेगा कोण ई जी एफ बराबर 90 अंश मिलेगा। फिर से यहाँ पे लगाओगे आप पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, कर्ण का वर्ग मतलब जी के सामने 90 अंश के सामने ई एफ, तो ई एफ का वर्ग बराबर पहली भुजा क्या है एफ जी, जी का वर्ग प्लस दूसरी भुजा क्या है जी एफ का वर्ग। ठीक है, तो ई एफ वैसे का वैसे ही, ई एफ का वर्ग वैसे का वैसे ही। पहली भुजा जो जी ई है, जी ई का मान कितना है 18, 18 का वर्ग प्लस दूसरी भुजा 12 का वर्ग। तो 18 का वर्ग कितना होता है मालूम है आपको, गुणा करके देखोगे ना, चलो देख लेते हैं। 18 गुणे 18 कितना होगा, $324। ठीक है, 324 प्लस 12 का तो पता है 144। तो ई एफ का वर्ग बराबर कितना आया, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 4 और 4 8, 4 और 2 6, 3 और 1 4, 468। 468 का जो वर्गमूल है आपका वो है, उसका वर्गमूल लोगे ना आप, तो वर्गमूल है आपका 36 गुणे 13। चाहिए तो आप गुणा करके देख सकते हो। तो ई एफ का मान 36 बाहर जाएगा 6 करने में 13, तो ई एफ का मान आ गया। यहाँ आपको लिखना पड़ेगा वर्गमूल लेने पर। तो आंसर आपके आ गए सबके सब। पहला वाला आंसर आपका ई जी जो आया वो कितना आया 18। दूसरा वाला आंसर एफ डी जो आपको आया वो कितना आया 4 करने में 13।
तीसरा वाला आंसर जो आपका था EF वो कितना आया 6 करने में 13। तो इस तरह से आपके तीनों आंसर आ गए। एक बार आपने ज्यामिति माध्य यूज़ किया, दूसरा आपने पाइथागोरस यूज़ किया, फिर आपने पाइथागोरस यूज़ किया। ये सब कुछ चीज़ें जो आपको याद चाहिए तो आप वर्गमूल निकालने की पद्धति होगी जिसको हम लोग बोलते हैं गुणनखंड करना, वैसा भी करके आप कर सकते हो। 208 का मैंने वर्गमूल 16 गुणे 13 लिया, 16 बाहर गया तो 4 हुआ। सेम यहाँ पर 468 का 36 गुणे 13 होता है और 36 बाहर जाके क्या बनेगा 6। बाहर जाना मतलब उसका वर्गमूल होता है, ठीक है। 13 का वर्गमूल होता है इसलिए वो करने में। तो ये अपना क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो यहाँ है आपका क्वेश्चन नंबर 8 जो कि आपको बोल रहा है एक आयत है जिसकी लंबाई 35 सेंटीमीटर और चौड़ाई 12 सेंटीमीटर है। तो आयत के विकर्ण का मान ज्ञात करना है आपको। विकर्ण BD आपको दिख रहा है, मैंने यहाँ पे एक आयत बनाया ABCD। पहले तो आयत की कुछ आपको मैं विशेषताएं जिसको हम बोलते हैं वो बता देती हूँ। आयत की आपको पता ही होगा समभुजा सर्वांग समोति, मतलब AD BC के बराबर होगा, AB DC के बराबर होगा। दूसरी बात कि आयत के सभी कोण 90 अंश के होते हैं, ठीक है। विकर्ण भी प्रेक्षित करते हैं बट यहाँ पे उसका काम नहीं है। तो दो चीजों का काम है, 90 अंश और सभी भुजाएं, असमभुज भुजाएं सर्वांग सम। तो आप सबसे पहले क्या लिखोगे कि आपको चतुर्भुज ABCD मानना पड़ेगा क्योंकि आपको दिया नहीं है डायग्राम। यह एक क्या है आयत है। इस आयत में जो DC है वो 12 सेमी है और जो BC है वो 35 सेमी है, ठीक है। आगे आप क्या लिख सकते हो? अब आप त्रिभुज में आ जाओ, छोटे वाले त्रिभुज में आ जाओ। क्या है आपका त्रिभुज BCD में आ जाओगे अगर आप, तो आपको दिखेगा कोण BCD बराबर कितना है 90 अंश। कोण BCD ये कितना है 90 अंश। क्यों? क्योंकि आयत के कोणों का मान 90 अंश होता है। मैं लिख देती हूँ अलग से 90। क्यों? क्योंकि ये आयत का कोण है, आयत का कोण, ठीक है। तो अब 90 है तो क्या पढ़ सकते हो? पाइथागोरस के प्रमेय से। पाइथागोरस के प्रमेय से क्या होगा? BD का वर्ग बराबर BC का वर्ग प्लस DC का वर्ग। तो BD का वर्ग, BD का मान कितना है आपके पास? है ही नहीं, विकर्ण तो ज्ञात करना है, विकर्ण BD तो है। BC कितना है 35, तो 35 का वर्ग और DC कितना है 12 का वर्ग। 35 का वर्ग क्या होता है पता है आपको? मल्टीप्लाई करो, गुणा करो, गुणा कितना होगा? ठीक है। और ये 12 का कितना 144, इसको जोड़ो। BD का वर्ग बराबर, जोड़ेंगे तो क्या होगा? 5 और 4 9, 4 और 2 6, 2 और 1 3 और 1। अब आपको मुझे 1369 का वर्गमूल बताना है क्योंकि मुझे मेरा BD जो है वो है विकर्ण। मेरे पास BD का वर्ग है, आंसर मिला है मुझे BD के वर्ग में, मुझे इसको सिंगल करना है तो वर्गमूल लेना पड़ेगा। तो BD बराबर 37, इसका वर्गमूल 37 होता है, याद रखना। इधर आपको लिखना पड़ेगा वर्गमूल लेने पर। देखो मैं आपको गुणा करके दिखाती हूँ। 37 अगर आप करोगे ना तो आपको क्या मिलेगा? एक सेकेंड फिर से करती हूँ। तो कितना आया जो अपने को चाहिए था, मतलब 37 इसका वर्गमूल है, ठीक है। तो आपको BD का वर्ग मिला बट आपको BD आपने निकाले। अब लास्ट में आप आंसर क्या लिखोगे? इसीलिए नहीं लिखना, तो आप लिखोगे आयत के विकर्ण की लंबाई कितनी आपको मिली? 37 सेमी है। यहाँ पर भी आपको सेमी लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने ये क्वेश्चन सॉल्व किया। आयत है और पाइथागोरस प्रमेय दोनों का उपयोग करके सॉल्व किया।
तो हम अब अपना क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 9 में हमको क्या दिया है। इसमें हमको कुछ सिद्ध करना है। यहाँ पे हमको एक त्रिभुज दिया है पी क्यू आर, और जहाँ पे मेरा पी आर क्यू जो कोड है वो 90 है, एम जो है वो मध्य बिंदु है आर क्यू का, और आपको सिद्ध करना है पी क्यू का वर्ग बराबर 4 पी एम का वर्ग माइनस पी आर का वर्ग। बहुत ईजी है, कैसे करना है आप देखो। सबसे पहले मैंने दत्ते साधे लिखा है, आप सबसे पहले उत्पत्ति में जाओगे त्रिभुज पी आर क्यू में। अब आपको त्रिभुज पी आर क्यू में कोण पी आर क्यू 90 दिया है। अगर आपको 90 दिया है तो आप क्या कर सकते हो, पाइथागोरस का प्रमेय लगा सकते हो। तो पाइथागोरस के प्रमेय से क्या होगा, पी क्यू का वर्ग बराबर पी आर का वर्ग प्लस आर क्यू का वर्ग, पी क्यू का वर्ग बराबर पी आर का वर्ग प्लस आर क्यू का वर्ग। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार से सेम आप त्रिभुज पी आर एम में जाओगे। त्रिभुज पी आर एम में आप यहां पे फिर से आपको कोण पी आर एम बराबर 90 दिया है, तो पाइथागोरस आप लिखोगे पाइथागोरस प्रमेय से। चलते वीडियो बन रहा है ना, पाइथागोरस के प्रमेय से फिर से आप क्या लिखोगे, अभी आप छोटे वाले त्रिभुज में हो तो आपके लिए कर्ण क्या हो गया, पी एम। तो पी एम का वर्ग बराबर पी आर का वर्ग प्लस आर एम का वर्ग। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। आगे आपको दिया हुआ है m जो है वो आपका आर क्यू का मध्य बिंदु है, तो आप क्या लिख सकते हो, आर एम बराबर एम क्यू जो है वो आधा होगा आर क्यू का, क्योंकि m यह आर क्यू का मध्य बिंदु है। ठीक है, इसीलिए आगे क्या करोगे, अब आपको आर एम या एम क्यू का मान 1/2 आर क्यू मिल गया। अब इसका मान आप समीकरण 2 में रखोगे, तो लिखोगे आर एम का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या मिलेगा आपको, समीकरण 2 क्या है, देखो पी एम का वर्ग बराबर पी आर का वर्ग प्लस आर एम का मान आपको कितना मिला है, 1/2 आर क्यू का वर्ग। ठीक है, आगे क्या होगा, पी एम का वर्ग बराबर पी आर का वर्ग प्लस यहाँ पर हो गया 1/, ऊपर लिखती हूँ थोड़ा, पी एम का वर्ग बराबर पी आर का वर्ग प्लस इधर हो गया 1/4 आर क्यू का वर्ग। अब आप समीकरण में 4 से गुणा करोगे, ठीक है, पूरे समीकरण में। तो लिखोगे समीकरण में 4 से गुणा करने पर क्या होगा, 4 गुणे पी एम का वर्ग, 4 गुणे पी एम का वर्ग बराबर 4 इंटू पी आर का वर्ग प्लस 4 गुणे 1/4 आर क्यू का वर्ग। ये 4 कैंसिल, क्या बचा, 4 पी एम का वर्ग बराबर 4 पी आर का वर्ग प्लस आर क्यू का वर्ग। ठीक है, अभी आपको पता है सपोज मेरे पास 3 है, तो आप 3 को कैसे लिख सकते हो, 2 + 1, 2 + 1। ठीक है, अगर आपके पास 4 है तो आप कैसे लिख सकते हो, 3 + 1। तो मैं क्या करूंगी अब, 4 पी एम का वर्ग वैसे का वैसे मैंने 4 को क्या लिख दिया, 3 पी आर का वर्ग प्लस पी आर का वर्ग, मतलब 3 और 1 4, और ये आर क्यू का वर्ग। अगर आप देखोगे तो 4 पी एम का वर्ग बराबर ये 3 पी आर का वर्ग तो वैसे रहने वाला है, लेकिन पी आर का वर्ग प्लस आर क्यू के वर्ग, इसके जगह पे आप यहाँ समीकरण 1 से पी क्यू का वर्ग लिख सकते हो, क्योंकि ये इसके बराबर है। तो मैंने क्या लिखा यहाँ पे पी क्यू का वर्ग, यहाँ पे क्या लिखा समीकरण 1 से। पर क्या आपका ये सिद्ध हुआ, अभी नहीं, क्यों, क्योंकि आपको सिद्ध में देखो कैसे करना है, पी क्यू एक साइड चाहिए, तो हमने चलो पी क्यू को उधर ही रखा, 4 पी एम को भी मैंने जगह पे ही रखा, बस खाली मैंने पी आर को इधर लेके आया, यहाँ प्लस था, इधर क्या हो गया माइनस पी आर का वर्ग। तो इस प्रकार से आपका ये सिद्ध हो गया। ठीक, तो हम अब अपने इस प्रश्न संग्रह का लास्ट सम क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में हमको क्या दिया, यहाँ पर बहुत बड़ा क्वेश्चन था, मैंने लिखा नहीं, पर मैं आपको बता देती हूँ। एक रोड है, रोड के ये साइड और ये साइड, अलग बाजू बाजू में साइड में 2 बिल्डिंग है। ठीक है, ये देखो, समझो बीडी मेरा रोड है और बाजू बाजू में 2 बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग है मेरी एक्स बी, दूसरी बिल्डिंग है वाई डी। ठीक है, तो बोल रहे हैं कि इस साइड वाली जो बिल्डिंग है, अगर मैं बीच में से एक सीढ़ी लगाती हूँ और उसके टॉप पे चढ़ती हूँ, यहाँ से अगर मैंने कोई सीढ़ी लगाया, अगर आप सीढ़ी लगा रहे हो और इस सीढ़ी से आप इस बिल्डिंग के टॉप विंडो पे, सबसे ऊपर के विंडो पे चढ़ रहे हो, खिड़की पे, तो आपकी जो सीढ़ी की लंबाई रहेगी वो 5.8 है, सीढ़ी 5.8 है, और इस बिल्डिंग की लंबाई 4 मीटर होगी, 4 होगी, मीटर वगैरह सेंटीमीटर वगैरह कुछ दिया नहीं है। सेम यहाँ पर भी सीढ़ी की लंबाई सेम है,
सीढ़ी बराबर, लेकिन यहाँ बिल्डिंग की जो यहाँ ये वाली बिल्डिंग की जो लंबाई है 4.2 है। तो बोल रहे हैं इन दोनों की बिल्डिंग के बीच में जो रोड गया है उस रोड की चौड़ाई ज्ञात करो। तो आप क्या करोगे, देखो यहाँ पे भी एक पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हो, क्योंकि अब समकोण बन रहा है, इधर भी समकोण बन रहा है, तो दोनों त्रिभुजों में समकोण और इन दोनों का मान दिया है। तो आप समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगा के BC और CD ज्ञात करो, दोनों को जोड़ दो तो आपको पूरा BD मिल जाएगा। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या लिखोगे, माना AB बराबर 4, AC बराबर 5.8, DE बराबर 4.2 और CE बराबर 5.8। ठीक है, अब आप आ जाओ सीधे त्रिभुज ABC में। त्रिभुज ABC में अगर आप देखोगे कोड ABC 90, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, पाइथागोरस प्रमेय से AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। ठीक है, AC 5.8 का वर्ग, AB 4 का वर्ग, BC का वर्ग वैसे ही वैसे। 5.8 का वर्ग हम लोग देख लेते हैं कितना होता है, 5.8 तो ये क्या हो गया 33.64, ये 4 चौक 16, BC का वर्ग वैसे का वैसा, BC अपना वैसे ही रहेगा, 16 यहाँ आएगा माइनस होगा, तो 33.64 माइनस कितना हुआ 16। जैसे कि मैंने आपको पिछले वाले सामने में बताया था कि पैसे और रुपए करके माइनस करो, तो ये 33 रुपए है और ये 16 रुपए, 33 से 16 गया कितना बचा 17.64, और इसका वर्गमूल अगर आप लोगे तो वो होता है 4.2, मतलब 64 का होता है 42, तो यहाँ पॉइंट लगा इसलिए 4.2 वर्गमूल लिया है हम लोग ने, वर्गमूल लेने पर। ठीक है, वर्गमूल क्यों लिया, क्योंकि मुझे BC वर्ग नहीं, मुझे BC चाहिए था। सेम यही इस त्रिभुज में अप्लाई करो, फिर से लिखो त्रिभुज CDE में कोण CDE बराबर 90 अंश, फिर से पाइथागोरस लगाओ, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, C का वर्ग बराबर CD का वर्ग प्लस DE का वर्ग। ठीक है, फिर आगे C का मान आपको कितना दिया है 5.8 का वर्ग बराबर CD का वर्ग प्लस D कितना है 4.2 का वर्ग, सॉरी 4.2 यहाँ पे नहीं सही है 4.2 का वर्ग। फिर आगे 5.8 का वर्ग है, अभी अभी आपने देखा कितना था 33.64 इक्वल्स टू CD आपका वैसे का वैसा, CD जो है वो आपका वैसे का वैसे ही रहेगा, प्लस 4.2 का वर्ग आपको देखना, 4.2 देखो अभी हम यहाँ पे अभी जस्ट हम लोग ने किया ना, उसका वर्गमूल लिया कितना होगा 17.64। अब आगे CD का वर्ग बराबर 33.64 माइनस 17.64, तो CD का वर्ग बराबर माइनस करो 4 में से 4 गया, ये तो 0 हो गया सीधे, 33 में से 17 गया तो कितना, 33 में से 17 गया तो कितना बचेगा B। 6 और 1, सोलह। ठीक है, कितना बचा आपके पास 16 बचा, CD का वर्ग बराबर 16। अब वर्गमूल लोगे तो क्या होगा, CD कितना आ गया आपका 4, क्या लिखोगे इधर वर्गमूल लेने पर, लेकिन अब आपका ये आ गया 4 और ये हो गया 4.2, पूरा BD ज्ञात करना ना आपको, तो आप क्या लिखोगे BD बराबर BC प्लस CD। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ लिखती हूँ, तो BD बराबर BC कितना है 4.2, BD कितना है 4, दोनों को जोड़ोगे तो क्या होगा 4 और 4 8.2, तो BD का मान कितना है, आप चाहो तो इकाई भी लिख सकते हो। ठीक है, 8.2 इकाई ऐसा। तो हम लोगों ने कैसे किया, सिंपल, दोनों त्रिभुज थे, समकोण त्रिभुज थे, दोनों में पाइथागोरस की प्रमेय लगाई और सॉल्व किया, बाद में BC और CD मिला, दोनों को जोड़ लिया। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पे ये पूरा का पूरा प्रश्न संग्रह सॉल्व हो गया इस वीडियो में। अगली वीडियो से हम लोग अपना प्रकरण प्रश्न संग्रह स्टार्ट करेंगे। पूरे वीडियो को अच्छे से देखिए, इसके जो
स्टार्टिंग के जो क्वेश्चन है इस वीडियो में उसको अगर आपको समझना है तो इसके पहले का वीडियो जो था प्रमेय का वो देखो अच्छे से, तब आपको वो समझेगा। दूसरी बात ये कि इस पूरे वीडियो में देखने के बाद अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, कोई भी डाउट हम आपका मतलब सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और जैसे कि ये वीडियो तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं है, आप भी फ्री में देख रहे हो तो दूसरे को भी फ्री में देखने का मौका दो। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में पहुंचे और वो इसको देख पाए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करो जाते हैं लास्ट में, ठीक है। थैंक यू।